नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है शहर में माँ बाप को बुलाया और फिर किराए के मकान में सोता हुआ छोड़कर चले गए बेटे। और जिन माँ बाप और भाई को भूखा और बेसहारा छोड़ गए थे, 5 साल बाद आज उन्हें 5 स्टार होटल में खाते देखा तो उनके होश उड़ गए। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं कि क्या हुआ। यह कहानी है मनसुख जी, उनकी पत्नी हरप्यारी जी और उनके 3 बेटों कमलेश, विमलेश और राजेश की, उनके बेटे बहू और नाती पोतों की। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। मनसुख जी एक किसान आदमी थे, क्योंकि पहले के समय में अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बजाय खेती बाड़ी सिखाने पर जोर दिया जाता था और इसीलिए मनसुख जी के माता पिता ने भी पढ़ाई लिखाई ना कराकर उनकी खेती बाड़ी पर ही जोर दिया। मनसुख जी के पिता भी किसान ही थे और उस समय तो उनकी खेती बाड़ी भी ठीक ठाक थी, लेकिन एक समय पर आकर उनकी ज़मीन जायदाद सब बिक गई और अब मनसुख जी के पास ज़मीन जायदाद के नाम पर, खेती बाड़ी के नाम पर केवल एक ही खेत था और वे इस खेत में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार के खाने लायक अनाज उगा लिया करते थे। वह खेती उनकी आजीविका का इकलौता साधन था, क्योंकि बचपन से ही मनसुख जी के पिता ने उनकी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। इसीलिए मनसुख जी भी केवल खेतों तक ही सीमित थे। अब बढ़ते समय के साथ साथ बच्चों के खर्च भी बढ़ ही रहे थे। यूँ तो मनसुख जी के 3 बेटे थे। यदि वे चाहते तो तीनों को शुरू से ही खेती में लगाकर वे ठीक ठाक पैसा कमा सकते थे, क्योंकि इतने समय से खेती करते करते उन्हें नफ़े नुकसान की बहुत अच्छी जानकारी थी। लेकिन कब क्या करना चाहिए क्या नहीं, यह सब तो वह अच्छे से जानते थे। लेकिन फिर भी अकेले इंसान भला कितना ही काम करता। एक तो उनका खेत था और ऊपर से बाकी के दिनों में वे गांव में किसी का घर बनता तो वहाँ मजदूरी करके, या किसी के भी यहाँ किसी भी काम के लिए मजदूर की ज़रूरत होती तो वहाँ पर काम करके पैसे कमाया करते थे। और ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके वे अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता बच्चे बड़े हो रहे थे। शुरू में तो उन्होंने बच्चों को गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाया और फिर जब प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हुई तो माध्यमिक शिक्षा के लिए भी उन्होंने अपने बच्चों को 12वीं कक्षा तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया। अब क्योंकि मनसुख जी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी तो नहीं थी कि वह अपने बच्चों को स्कूल के साथ साथ ट्यूशन या अन्य और सुविधाएं दे पाते, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा बेटा, क्योंकि उनका सबसे लाडला था और पढ़ाई में भी वह सबसे आगे था, इसीलिए जब वह 9वीं कक्षा में आया तो उसने अपने माता पिता को कहा कि वे लोग उसकी ट्यूशन लगवा दें, वरना तो वह फेल हो जाएगा। लेकिन मनसुख जी हमेशा उसे यही कहते कि यदि बच्चा पढ़ने वाला हो तो वह कहीं भी पढ़ लेता है। और जहाँ तक बात रही ट्यूशन की, तो क्या स्कूल में तुम्हारी टीचर तुम्हें पढ़ाते नहीं हैं? जब स्कूल में पढ़ाई होती है तो तुम्हें ट्यूशन की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी बस ट्यूशन पढ़ने से काम नहीं होता। बेटा, तुम घर पर तो बिल्कुल पढ़ाई करते नहीं हो, ऐसे कैसे पास होगे तुम? लेकिन क्योंकि उसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे तो वह गोल गोल बातें घुमाकर उन्हें अपनी बातों में उलझा लिया करता था। कुछ समय तक तो मनसुख जी टाल मटोल करते रहे, लेकिन आखिरकार बेटे ने उन्हें अपनी बातों में उलझा ही लिया और उन्होंने भी इस बात के लिए हामी भर दी कि उनका बेटा ट्यूशन पढ़ेगा। अब उन्होंने अपने बेटे का ट्यूशन लगवा दिया। जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके वे पैसे कमाते और अपने बच्चों के खर्चों को पूरा कर रहे थे। बड़ा बेटा, जो कि 10वीं कक्षा के पेपर दे चुका था, जब उसका रिज़ल्ट आया तो वह तृतीय स्थान लेकर पास हुआ। जब उसने अपने घर वालों को बताया तो मनसुख जी थोड़े नाराज़ हुए और बोले, कितने बेकार नंबर लेकर आया है और इतना खुश होकर बता रहा है, हम यहाँ इतना मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ा लिखा रहे हैं
और तुझसे ये पढ़ा भी नहीं जाता। तो उनका बेटा बोला कि हाँ, आपको तो बहुत पता है ना कि पढ़ाई होती क्या है। कभी स्कूल भी गए हो आप? जब किताबें देखोगे तो सब पता चल जाएगा। ये मोटी मोटी किताबें होती हैं, पूरी साल में अगर एक एक पेज भी पढ़ोगे ना तो भी पूरी किताब ख़त्म नहीं कर पाओगे। आप तो शुक्र मनाओ कि मैं कम से कम पास तो हो गया। मेरे साथ के इतने बच्चे हैं जो पास भी नहीं हो पाए, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो हमेशा ही सुनाना है। यह सब कहकर उल्टा वह अपने माँ बाप से अपनी नाराज़गी जाहिर करने लगा। तो मनसुख जी की पत्नी हरप्यारी जी ने अपने बेटे को उदास देखा तो वह उसे हौसला देने लगी और कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, तेरे पापा तो ऐसे ही हैं। अरे इन्हें क्या पता कि पढ़ाई कैसी होती है, खुद तो कभी पढ़े नहीं और मेरे बेटे को ज्ञान दे रहे हैं। बेटा चल तू अब नाराज़ मत हो, तेरे नंबरों से मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा अच्छे नंबरों से पास तो हो गया। अब चल तू एक काम कर, तू थोड़ा खाना खा ले, अगली बार थोड़ी और मेहनत करना ताकि और अच्छे नंबर ला सके। अब मनसुख जी ने उसे कुछ न कहा और उनका बेटा जैसे भी नंबर लेकर आता रहा वह बस उसका रिपोर्ट कार्ड देखकर चुपचाप बैठ जाते और इस बार के बाद उन्होंने उसका रिपोर्ट कार्ड देखना भी बंद कर दिया। उसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है कैसा नहीं, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और जब एक बार वह उनसे उल्टा बोल गया तो उसके बाद मनसुख जी ने उससे कुछ भी कहना बंद कर दिया था। कहने लगे कि जो ठीक लगे वह करो। इधर अब मनसुख जी अपने दोनों छोटे बेटों पर ध्यान दिया करते थे, जिनमें से छोटा बेटा अपने माँ बाप के बारे में बहुत सोच कर चलता था। इसका एक कारण यह भी था कि जब से बड़ा बेटा कमलेश ट्यूशन वगैरह पढ़ने लगा तब से बच्चों की पढ़ाई का बहुत प्रेशर आ गया था। मतलब कि अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए उन्हें पैसों की अब सख्त ज़रूरत थी। अभी तक तो जैसे तैसे खर्चा चल रहा था, एक टाइम बना लिया करते तो 2 टाइम खा लिया करते, खेत में अनाज उग जाया करता था। रोज़ाना की मजदूरी से केवल बच्चों के खर्च ही पूरे कर पा रहे थे। ऐसे में पढ़ाई का बर्डन थोड़ा ज़्यादा हो गया और फिर नई नई किताबें, एक एक किताब इतनी महंगी थी कि उसे खरीदने के लिए बहुत मुश्किलों से बेचारे पैसे जुटा रहे थे। और उनके छोटे बेटे ने उन्हें बहुत मुश्किल हालातों से जूझते हुए देखा था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की फितरत अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं कि अगर एक माँ की कोख से जन्म लिया है तो दोनों भाइयों का व्यवहार भी एक जैसा हो। ठीक वैसे ही यहाँ भी था। वे तीनों साथ रहते, साथ सब कुछ करते, लेकिन बड़े बड़े दोनों बेटों को जितना ज़्यादा लगाव अपने माँ बाप से नहीं था। और इसीलिए क्योंकि छोटा बेटा तो अभी 7वीं 8वीं कक्षा में ही था, लेकिन फिर भी अपने पिता के साथ खेत पर काम करवाने के लिए जाया करता। उसे उनकी बहुत फिक्र रहती थी। उसके पिता कहीं मजदूरी करने जाते तो वह भी उनके साथ सहारा लगाने के लिए चला जाया करता। और जब वह 9वीं कक्षा में आ गया तो वह अपने पिता के साथ मजदूरी करवाने जाने लगा, जिससे उसके पिता के सिर का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। जहाँ पहले एक इंसान की कमाई थी और एक इंसान को ही एक दिन की मजदूरी मिलती थी, वहीं अब उनकी कमाई 2 गुनी हो गई, जिससे उनके खर्च तो कम नहीं हुए, लेकिन उन खर्चों को पूरा करने वाली उनकी कमाई थोड़ी बढ़ गई। अब बड़े बेटे की पढ़ाई सुचारू रूप से चल ही रही थी और इधर मझला बेटा, जिसे छोटे बेटे के साथ अपने पिता के बोझ को कम करने के बारे में तो नहीं सोचा, लेकिन हाँ, बड़े बेटे की होड़ करके उसने भी ट्यूशन लगाने की ज़िद कर ली। और अब तो जैसे फैशन हो रहा था, उन दोनों लड़कों ने ही 12वीं की पढ़ाई में ऐसे ही ट्यूशन लगाकर पूरी की। मजबूरी में बेचारे मनसुख जी भी क्या ही करते। एक बार मझले बेटे को मना कर दिया था कि मेरे बस का नहीं है इतना सब करना। स्कूल जाते हो, टीचर पढ़ाते हैं, तुम वहाँ से क्यों नहीं पढ़ते? तो उसने उल्टा जवाब दे दिया था। कहा कि पापा,
दुनिया के माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ करते हैं, पर आप हमें पढ़ा भी नहीं सकते। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो क्या ज़रूरत थी हमें पैदा करने की, जब आपके बस में इतना भी नहीं था। तो बताइए, उनके बेटे ने उनसे इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की थी कि बस उस दिन से उनका अपने मझले बेटे से भी मन ऊब सा गया, और एक बार कोई मन से उतर जाए तो दोबारा उससे बात करने का मन नहीं करता। बस ऐसा ही उनके मझले बेटे के और बड़े बेटे के साथ हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि जिस बच्चे को माँ बाप शुरू से ही जिस बच्चे को इतना लाड़ प्यार से पालें, उसे एकदम से यूँ छोड़ भी तो नहीं सकते ना। अब तक तो तीनों भाई एक साथ एक छत के नीचे ही रह रहे थे। अब तीनों ही बड़े हो चुके थे। छोटा बेटा अपने पिता की तरह हर काम में उनकी मदद करता था। वह अपनी पढ़ाई भी करता और साथ में मजदूरी करके जो पैसे कमाता, उन पैसों की मदद अपने पिता को किया करता था। एक्स्ट्रा पैसों को पिता को देकर उन्हीं से ही अपने खर्चे के लिए पैसे मांगा करता। इधर बड़े बेटे और मझले बेटे को यह बिल्कुल रास नहीं आ रहा था कि उनके पिता और उनकी माँ दोनों ही उनके सबसे छोटे भाई राजेश को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्हें उसके काम नहीं दिखे, उसकी मेहनत नहीं देखी, उसका अपने माँ बाप के लिए प्यार नहीं देखा उन्होंने, जिस कारण वे दोनों ही अपने छोटे बेटे को ज़्यादा प्यार करने लगे थे। उन दोनों को दिखाई दिया तो केवल यह कि उनके माँ बाप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों ने कुछ किया भी नहीं था। इसीलिए दोनों चुपचाप अपने माँ बाप का फ़ायदा उठाने की सोचने लगे, क्योंकि दोनों के विचार काफ़ी मिलते जुलते थे। इसीलिए एक दूसरे से खुलकर बात कर लिया करते थे इस बारे में कि कैसे माँ बाप को चूना लगाया जाए और कैसे छोटे बेटे को माँ बाप की नज़रों में नीचे गिराया जाए। अब उन दोनों ने ही मिलकर कई सारी योजनाएं बनाईं। उनके पिता का एक ही खेत था और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, खेत में ही खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर रहे थे वे। उनका बेटा जो कि था तो छोटा, लेकिन अपने भाइयों से समझदारी में वह कई गुना बड़ा था। इधर छोटा बेटा अपने पिता के साथ खेतों में काम कराता रहता और जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे वह घर की जिम्मेदारियां भी अपने कंधों पर उठाने लगा था, क्योंकि वह इस चीज़ को समझ रहा था कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके माता पिता की उम्र ढल रही है और अब वह इतना ज़्यादा काम करने की हालत में नहीं है। यह बात तो सच है कि इंसान को काम करते रहना चाहिए, जिससे कि हाथ पैर चलते रहें, लेकिन शरीर के लिए वही सबसे अच्छा है। लेकिन ना ही तो मनसुख जी या उनकी पत्नी हरप्यारी जी को खाने पीने के लिए कुछ ऐसा अच्छा मिल रहा था, और ना ही अब 2 टाइम की रोटी सब्ज़ी भी उन्हें अच्छे से मिल रही थी। अब तो 2 टाइम की रोटी सब्ज़ी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। वह तो भला था उनके छोटे बेटे का, जिसने उनके मुश्किल हालात में उनका साथ दिया, और अब उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई थी। अब तक उसके बड़े दोनों भाई ग्रेजुएशन पूरी कर चुके थे और एक ग्रेजुएशन पूरी करने वाला था। इधर छोटा बेटा जब 12वीं में आया तो वह सोचने लगा कि यदि स्कूल के साथ ट्यूशन भी जाएगा तो अपनी पढ़ाई के लिए खर्चा कैसे निकालेगा और सब कुछ कैसे मैनेज करेगा। स्कूल से अलग वह जब भी छुट्टी करता तो अपने दोस्तों से उस दिन का भी काम मंगाकर उस काम को पूरा कर लिया करता। और इधर उसके दोनों भाई जो कि कॉलेज में आते ही यह भूल गए कि उनके माँ बाप और उनका भाई किन मुश्किल हालातों से लड़कर उनकी पढ़ाई को पूरी करवा रहे हैं। उन्हें तो बस उन लोगों का ही सहारा था कि अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद यह कहीं ठीक ठाक नौकरी करें और घर की स्थिति थोड़ी सुधार सकें। लेकिन दोनों बड़े बेटे भी ऐसे ही निकले। अब जब उन दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई तो वह एक साथ एक ही जगह पर एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगे, और छोटा बेटा अभी भी घर पर ही माँ बाप का ख्याल रख रहा था। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अब तक छोटा बेटा और उसके पिताजी दोनों बड़े बड़े लड़कों के लिए
यानी कमलेश और विमलेश के लिए खर्च गांव से ही भेजते थे। उन दोनों ने यहाँ नौकरी लगने के बाद भी उनसे यह नहीं कहा कि उनकी नौकरी लग गई है और उन्हें खर्चे के पैसे नहीं चाहिए। वे बेचारे जैसे तैसे करके उनको पैसे भेज देते और वह अपने पैसों को जोड़ रहे थे। अपना जो भी पैसा कमाते उसे अपने बैंक में जमा कर रहे थे। इधर कॉलेज में पढ़ते हुए उन दोनों को ही दो लड़कियां पसंद आ गई थीं और उन दोनों ने यह सोच लिया था कि वह उनसे ही शादी करेंगे। लेकिन उन लड़कियों ने शादी के लिए साफ मना कर दिया कि हम ऐसे लड़कों से शादी नहीं कर सकते जिनके पास खुद का कुछ हो ही ना। तब उन दोनों लड़कों ने ही उन लड़कियों से शादी करने के लिए अपने माँ बाप और अपने भाई को धोखा देने का प्लान बनाया। उन्होंने अपने माँ बाप को अपने पास शहर में ही बुलाया और उन्हें बता दिया कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी नौकरी लगाई है, तो अब आप लोग हमारे पास ही रहिए। हम आपको शहर में घुमाना चाहते हैं। बीच बीच में बेटे कभी कभार गांव आ जाया करते थे और कभी कभार अपने यार दोस्तों को भी अपने साथ ले आया करते थे। तो ऐसे ही एक बार आकर उनके दोनों बेटे कमलेश और विमलेश अपने खेतों पर कुछ लोगों को घुमा कर लेकर आए। माँ बाप को तो यही लगा कि ये लोग उनके दोस्त हैं और इसीलिए यह घुमाने के लिए इन्हें लाए हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। अब दोनों माँ बाप जब शहर में बेटों के पास रहने के लिए गए तो उन दोनों ने अपने माँ बाप से कागजात पर अंगूठे लगवा लिए और थोड़े समय बाद जब उनके माँ बाप से ज़मीन अपने नाम करवा कर उन्होंने वह ज़मीन किसी और को बेच दी तो उन्होंने शहर में ही किसी अन्य जगहों पर अपना घर खरीद लिया और अभी तक उनके माँ बाप शहर में ही उनके पास रह रहे थे। दरअसल उन्हें शहर में वहाँ आकर ऐसा लगा कि अपने छोटे बेटे को भी उन्हें शहर में ही बुला लेना चाहिए और उन्हें अब उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे उसके बड़े भाई अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे ही वह भी अच्छी ज़िंदगी जिए। आखिर उसने भी तो कितनी मेहनत की है और इसीलिए वे दोनों चाहते थे कि उनका छोटा बेटा ज़िंदगी में सफल हो और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी रहे। लेकिन वह दोनों ऐसा कहाँ चाहते थे। रात को उन दोनों ने अपने माँ बाप से बहुत अच्छी तरह से बात की और बहुत देर रात तक वे लोग बातें करते रहे। सुबह जब वे दोनों उठे तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों बेटे वहाँ पर नहीं हैं। वे दोनों अपने बच्चों को आवाज़ देने लगे और ढूंढने लगे, लेकिन उनके बेटे तो तब आवाज़ देते ना जब वे वहाँ होते। वह तो वहाँ थे ही नहीं। घबराकर उन्होंने आसपास पूछा तो किसी ने बताया कि सुबह वे दोनों गाड़ी में कुछ बैग लेकर यहाँ से चले गए हैं। अब कहाँ गए कहाँ नहीं यह तो नहीं पता। माँ बाप यह सुनकर पहले तो परेशान हो गए कि पता नहीं अचानक बच्चे कहाँ चले गए, लेकिन जब वह वापस लौटे तो उन्हें पर्चा मिला। पड़ोस का ही एक लड़का उनके साथ मिलकर उनके बेटों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन दोनों का रो रो कर बुरा हाल हुए जा रहा था। पर वह लड़का जो उनकी मदद कर रहा था, वह जब घर के अंदर आया तो उसने टेबल पर रखा हुआ एक लेटर पढ़ा और उस लेटर को पढ़कर उसने उन दोनों को बताया कि अंकल आंटी आपके बेटे आप दोनों को यहाँ छोड़कर जा चुके हैं। उन्होंने आपकी ज़मीन भी अपने नाम करवा ली है। जब उन्होंने यह सब सुना तो दोनों के पैरों तले ज़मीन निकल गई और उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने अपने छोटे बेटे से बात करने के लिए कहा, क्योंकि वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके बेटे उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब उस लड़के ने उनसे नंबर मांगा तो उन दोनों के पास फ़ोन तो नहीं था, लेकिन राजेश ने अपना नंबर लिखकर उन दोनों के पास रखा था। तो उन दोनों ने बैग में से एक पर्चा निकाला और अपने छोटे बेटे राजेश को फ़ोन मिलवाया। उस लड़के ने फ़ोन पर राजेश को सारी बात बता दी। राजेश भी यह सुनकर घबरा गया कि उसके भाई उसके माँ बाप को अनजान जगह पर अकेला छोड़कर कहीं चले गए हैं। तो वे दोनों भी घबरा रहे थे, क्योंकि वे शहर में अपने बेटों के अलावा
किसी को नहीं जानते थे। ऐसे में अचानक बेटों का यूं गायब हो जाना उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी थी। फिर भी उन्होंने जब राजेश से बात की तो उनकी हिम्मत टूटने लगी और वह फ़ोन पर ही रो पड़े। राजेश अपने माँ बाप को यूं देखकर एकदम परेशान हो गया और बोला, पापा मम्मी, आप दोनों बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, शाम से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और उसने उस लड़के से कहा कि जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक आप थोड़ा सा उनका ध्यान रखिएगा। और वह लड़का भी बहुत अच्छा था। वह बेचारा उन दोनों को अपने ही घर से खाने पीने को भी बनवा लाया। शाम होते होते राजेश भी वहाँ जा पहुँचा, क्योंकि उस लड़के ने फ़ोन पर राजेश को वहाँ का एड्रेस बता दिया था। अब राजेश जब वहाँ पहुँचा तो उसे देखते ही उसके माँ बाप फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि पता नहीं बेटा, तेरे दोनों भाई कहाँ चले गए, हमें तो डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। लेकिन फिर राजेश को उस लड़के ने वही लेटर दिया जो उसे वहाँ घर में लिखा मिला था। जब राजेश ने वह लेटर पढ़ा तो उसके भी पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस लेटर में साफ शब्दों में लिखा था कि माँ पापा, हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। मैं कमलेश अपने छोटे भाई विमलेश के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। आप दोनों से अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। हमने आपके साथ जो भी किया उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब हम दोनों अपनी ज़िंदगी जीने के लिए निकल पड़े हैं। बचपन से लेकर आज तक हमने जीवन में कोई सुख नहीं देखा, हमेशा ही एक एक पैसे के लिए मोहताज रहे हैं, और अब फिर से हम उस ज़िंदगी में नहीं जाना चाहते। हम दोनों यहाँ आकर बहुत खुश थे, और अब हम अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियों को दोबारा नहीं खोना चाहते। इसीलिए हम दोनों अपनी अलग दुनिया बसाने के लिए जा रहे हैं। हमें वापस उस गरीबी और उस गांव में नहीं जाना। अब से हम दोनों का आपसे कोई मतलब नहीं है। अब से वही आपका बेटा है। आज से भूल जाना कि आपके और भी 2 बेटे हैं। आज के बाद हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है। आप अपने बेटे के साथ अपने गांव जाइए और वहीं जाकर अपनी ज़िंदगी बिताइए। हमसे आपका अब कोई मतलब नहीं है। हमसे कांटेक्ट करने की किसी भी तरह की कोई कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अब से हम आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। अपने परिवार के साथ हम दोनों ने अपनी शादी कर ली है, और इसीलिए हम अपने परिवार के साथ अपनी अपनी पत्नियों के साथ बहुत खुश हैं। और एक और बात, अब से वह खेत आपका नहीं है, हम दोनों ने ही वह खेत बेच दिया है। जैसे ही राजेश ने यह पढ़ा तो उसके तो होश उड़ गए। एक पल के लिए तो वह बिल्कुल अवाक रह गया। समझ ही नहीं आया कि अभी वे लोग क्या करेंगे क्या नहीं, क्योंकि उनकी आय का इकलौता साधन उनका वही खेत था। लेकिन वह अपने मम्मी पापा को इस बारे में अभी कुछ भी नहीं बताना चाहता था। अब वह सही वक्त की प्रतीक्षा कर रहा था और अपने मम्मी पापा को अपने साथ लेकर वह गांव जा पहुंचा। दिमाग में हर वक्त यही चल रहा था कि वह क्या और कैसे करेगा और अपने माँ पापा को सच कैसे बताएगा। इससे पहले उसने सोचा कि जब तक सब कुछ चल रहा है तब तक ऐसे ही चलने देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब उनकी फसल कटी और वह दूसरी फसल बनाने जा ही रहे थे कि तभी उनके खेत में अचानक से कुछ लोग और आ गए और वह राजेश और उनके पिताजी मनसुख जी को खेत से निकालने लगे। अब मनसुख जी बहुत परेशान हो गए और वह चिल्लाने लगे कि यह सब क्या बदतमीज़ी है, यह खेत मेरा है और मैं अपना खेत किसी को नहीं दूंगा। तब घर पहुंचकर राजेश ने उन्हें सारी बात बता दी और खेत से उन्हें वह समझा बुझाकर घर ले आया। घर लाकर उसने उन्हें आज सारी सच्चाई बता दी और साथ ही यह भी बताया कि उसने यह सारी बातें क्यों छिपाई थीं। उस वक्त अपने माँ बाप को वह बिल्कुल दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन अब उन्हें सच बताना उसकी मजबूरी थी। अपने बेटों की करतूत सुनकर दोनों माँ बाप उन पर बहुत गुस्सा हुए और खूब रोए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेंगे,
खेत के चले जाने की बात को लेकर उस दिन उनके घर में सन्नाटा पसर गया। रात को खाना भी नहीं बना और ना ही किसी ने कुछ खाया। आखिरकार अब वे क्या ही कर सकते थे। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वह अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएंगे। उस दिन पूरी रात वे सब लोग, तीनों माँ, बेटे और पिता, बस इसी बारे में सोचते रहे कि अब क्या किया जाएगा। दोनों पति पत्नी यह सोच सोचकर बहुत परेशान थे कि उन्होंने अपने बड़े बेटों पर जितना गौर किया उतना गौर अपने छोटे बेटे पर नहीं कर पाए। अभी तक तो वह उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाए। अभी तो उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। उसकी 12वीं भी पूरी नहीं हुई और वह सब कुछ कैसे करेगा। हमेशा ही उसने अपनी पढ़ाई और अपनी जिम्मेदारियों में अपनी जिम्मेदारियों को चुना। अपने भाइयों को पढ़ाने लिखाने के लिए खुद कम उम्र में मजदूरी करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी आज इसके भाइयों ने इसे इसकी मेहनत का, इसके बलिदान का क्या फल दिया। दोनों यह सोच सोचकर बहुत परेशान हो रहे थे और पूरी रात ऐसे ही बैठे रहे। सुबह जब उनका बेटा उनके कमरे में आया और उन्हें अभी भी उसने जागे हुए देखा, तो वह उन दोनों से पूछने लगा कि मम्मी पापा, आज आप लोग बहुत जल्दी जाग गए। तब उन दोनों ने कहा कि बेटा, हम तो पूरी रात सो ही नहीं पाए। तेरे साथ हमने कितना गलत किया, तेरे साथ कितना अन्याय किया है हमने। तेरे भाइयों के ऊपर ही हमने सब कुछ न्योछावर कर दिया और उन धोखेबाजों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। तेरे लिए तो हम कुछ कर ही नहीं पाए। अब तेरी पढ़ाई लिखाई यह सब कैसे होगा, घर का खर्चा सब कुछ कैसे चलेगा। यही बस सोच सोच कर दिमाग फटे जा रहा है कि कैसे होगा सब कुछ। तेरा भविष्य उन दोनों ने अंधकार में डाल दिया है। तब उनका बेटा अपनी मम्मी पापा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला कि मम्मी पापा, आप दोनों बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हूँ ना। आप दोनों के साथ मैं हूँ और कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही मेरा भविष्य अंधकार में जाएगा। अगर ऊपर वाले ने मेरे नसीब में उजाला लिखा है तो मेरे जीवन में कभी भी अंधकार नहीं हो सकता, और यदि मेरे जीवन में अंधकार ही लिखा है तो मैं कितना भी चाहूँ अपने जीवन में रोशनी नहीं ला सकता। इसीलिए आप परेशान मत होइए, सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। हमारा काम है कार्य करने का, हम अपना काम करते रहें। फल देना ना देना तो उस ऊपर वाले के हाथ में है ना। तो ऐसे में हमारा कुछ भी पहले से सोचना बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, केवल अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, सब कुछ हो जाएगा बिना चिंता किए। आप बस थोड़ा बहुत अगर कहीं से काम आ जाए तो कर लीजिएगा, और अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, बस आप परेशान मत होइएगा, सब हो जाएगा। भगवान पर भरोसा कीजिए बस। फिर देखिए कि कैसे हमारे दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो हम सब कुछ फिर से हासिल कर लेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और फिर कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो अब हमारा खेत चला गया है, शायद इसके बाद मैं कुछ और अच्छा कर पाऊँ। शायद मैं खेती बाड़ी में ही लगा रहता तो कुछ और नहीं कर पाता। अब आप यह क्यों नहीं सोचते पापा कि जो भी हुआ है वह अच्छे के लिए ही हुआ है। उसमें जैसे तैसे अपने माँ बाप को उसने समझाया और अब वह कड़ी मेहनत में जुट गया। 12वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई करने को उसके पास पैसे नहीं थे और घर बैठकर पैसे कमाना भी संभव नहीं था। उसने थोड़े बहुत जो पैसे जोड़ रखे थे, उन पैसों से अब उसने एक फ़ोन खरीदा। जब उसका 12वीं का रिज़ल्ट आया तो उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि वह प्रथम श्रेणी में अच्छे अंकों से पास हुआ था। पूरी रात जागकर वह पढ़ाई करता था और दिन में अपने माता पिता के साथ काम करा रहा था, और यही दिनचर्या उसकी अभी भी चल रही थी। लगातार उसकी यही दिनचर्या चलती रही। अब उसने 12वीं कक्षा के बाद एक नया फ़ोन खरीदा और उस फ़ोन में ऑनलाइन कोर्स खरीदकर वह सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा। इधर
वह दिन में अपने पिता के साथ मजदूरी करने चला जाया करता। सुबह शाम जब भी उसे समय मिल जाता, बस तभी वह बेचारा बस 4-6 घंटे ही सो जाया करता था और बाकी समय, बाकी पूरी रात अपनी पढ़ाई पर ही अपना ध्यान लगाता। इसी तरह दिन बीतने लगे और देखते ही देखते महीने बीत गए। कई बार उसने परीक्षाएं दी। परीक्षाएं देने के बाद उसे पूरा विश्वास था कि किसी न किसी में तो उसका नंबर आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी सब कुछ इतना आसान नहीं था जितना उसने पहली परीक्षा दी थी। तब उसे लगा था, अब जब उसने पहली परीक्षा दी तो पहली लिखित परीक्षा में तो वह पास हो गया, लेकिन भागदौड़ के लिए ना ही तो उसने कभी तैयारी की थी और ना ही उसे खाने पीने को इतना अच्छा कुछ मिला था। वह भागदौड़ में पीछे रह गया और इस बार फिर से वह अपने लक्ष्य से कुछ दूर हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और फिर से सरकारी नौकरी का फॉर्म भर दिया। फिर से जी जान से तैयारी में जुट गया और अपने माँ बाप के लिए एक अच्छे भविष्य का सपना वह देखने लगा। और इधर उसके माँ बाप भी, उन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। उन्हें केवल अपने बच्चे के भविष्य की चिंता थी, ना कि उसकी कोई फीस जाती थी, ना ही कुछ और। बस उसके महीने के रिचार्ज का खर्चा था, वह खुद ही निकाल लिया करता और फिर घर के खर्चे, खाना पीना सब आराम से चल ही रहा था। माँ बाप दिन रात बस यही दुआ मना रहे थे कि हे प्रभु, किसी भी तरह से हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, वरना तो जीते जी हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। हमारा क्या है, हमारा तो आधा जीवन निकल गया है और आधा निकल जाएगा, लेकिन हमारा बेटा, उसके जीवन की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। हम अभी से उसके लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते और अगर वह कामयाब नहीं हो पाया तो हम जीवन भर खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। अंदर ही अंदर यह बात उन्हें खाई जाती थी कि उनके बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई के साथ कितना बड़ा धोखा किया और उसका सब कुछ उससे छीन लिया और उसके हाथ में कटोरा थमाकर बैठा दिया। माँ बाप दोनों को इस हालत में छोड़ा जब वे दोनों अपने छोटे बेटे के साथ, या कहो कि नाकामयाब बेटे के साथ खाली हाथ खड़े हुए थे। ऐसे में उनके धोखेबाज बच्चों को भला वह कैसे माफ़ कर सकते थे। दोनों बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, उन्हें उनके किए कर्मों की सज़ा ज़रूर मिले और मेरे बच्चे को उसकी मेहनत का फल ज़रूर देना। और आखिरकार कहते हैं ना कि एक न एक दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना को ईश्वर भी सुन ही लेता है। तो बस बिल्कुल वैसा ही हुआ इस बार भी। इस बार इससे भी बड़े लेवल की परीक्षा थी और उसने इस बार वह परीक्षा पास कर ली। उसने रिज़ल्ट आने से भी पहले ही भागदौड़ की तैयारी शुरू कर दी थी और इस बार एक के बाद एक वह हर एग्ज़ाम क्लियर करता चला गया और आखिरकार 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज पहली बार जब उसने माँ बाप के सामने वह वर्दी में आया तो उसे देख उसकी माँ बाप की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वे दोनों उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। पहली बार अपने बेटे को उन्होंने वर्दी में देखा तो वह दोनों खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। पहली बार उन्हें ऐसी खुशी मिली थी। पूरे गांव में उनका नाम हो गया कि उनके बेटे ने इतनी अच्छी नौकरी पाई है। वह पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर सेलेक्ट हो गया और जब वह वर्दी में आया तो उसके माँ बाप उसे लेकर हर मंदिर, हर पीर पर प्रसाद चढ़वा कर आए और अपने बेटे की लाखों बलाएं उतारने लगे। अब उनका बेटा नौकरी पर चला गया। अपने बेटे के लिए वे दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन बेटे के जाने के बाद उनका घर बिल्कुल सूना हो गया और उनका अपने बेटे के बिना मन ही नहीं लगता था। वे सोचने लगे कि अब क्या ही होगा, बेटे के बिना भी वे दोनों कैसे रहेंगे। इकलौता वही तो उनका बेटा था जो उनका सहारा था। ऐसे में अब वही उनसे दूर रहने लगा तो वे दोनों बहुत परेशान रहने लगे थे। लेकिन अपने बेटे की अच्छी नौकरी को देखते हुए वे दोनों अपने दुख को भूल जाते। ऐसे ही समय बीतता रहा और 2 साल गुजर गए। अब तक उनके बेटे ने अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर लिया था। उसने शहर में
जहाँ उसके भाई रहते थे पहले कभी, उसी शहर के आसपास एक घर खरीद लिया। और वह घर भी किसी महल से कम नहीं था, कम से कम उसके माँ बाप के लिए तो बिल्कुल नहीं। जो उसके माँ बाप गांव में छोटे से कच्चे मकान में पहले कभी रहा करते थे, आज वे शहर के उस आलीशान घर में थे, जहां आज के हिसाब से आधुनिक जीवन की हर सुविधा उपलब्ध थी। आज वह घर तो उनके लिए महल के समान ही हुआ ना। वे दोनों उस घर को देखकर बहुत खुश हुए। पंडित जी को बुलाकर पूजा करवाई गई। पूजा करवाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा और वे लोग इस घर में रहने लगे। इस घर से कुछ ही दूरी पर, शहर से दूर, उनके बेटे की नौकरी थी, इसीलिए वह भी हर हफ्ते घर आता रहता था। और इसीलिए उसने यहाँ पर घर लिया, क्योंकि कुछ समय बाद उसका यहाँ ट्रांसफ़र होने वाला था। अब जैसे जैसे समय बीता तो उसके माँ बाप अब उसकी शादी के पीछे पड़ गए। कहने लगे कि अब तो बहुत समय हो गया बेटा, तेरी नौकरी भी लग गई है और तू दो नौकरी में इतना व्यस्त हो गया है कि अब हम दोनों क्या करें, घर पर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। अरे भाई, अपने बारे में नहीं तो हमारे बारे में सोचकर ही सही घर में बहू को ले आते हैं। कम से कम हम दोनों का सहारा बनकर वहीं रहेगी, उसके सहारे हमारा भी मन लगा रहेगा। और वैसे भी घर सूना सूना अच्छा नहीं लगता, खाने को दौड़ता है। जब उसके घर वाले इतना पीछे पड़े तो उसने भी शादी के लिए हाँ कर ही दी। और अब उसके मम्मी पापा ने एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद उनकी बहू जब घर आई तो वे अपने बेटे और बहू के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। उनकी बहू भी अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन जब दोनों सास ससुर अपनी बहुरानी के साथ शहर में ही एक जगह घूमने के लिए गए हुए थे, या कहो कि उस दिन उन तीनों ने ही मस्ती करने का प्लान बनाया था, और इसीलिए वे लोग पहले मूवी देखने गए और फिर उन्होंने रेस्टोरेंट में ही बाहर खाना खाने के लिए वे चले गए। और जब वे लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट में एक वेटर, जो कि बिल्कुल उनके बेटे की तरह लग रहा था। अब तक उनका छोटा बेटा, जो कि ड्यूटी पर था, वह भी बाहर से बाहर ही उनके पास आ गया और उसने भी इस पार्टी को बीच में से ही ज्वाइन कर लिया। वे चारों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहा करते थे, क्योंकि मनसुख जी और उनकी पत्नी अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानते थे और वह भी उन दोनों को अपने माँ बाप की तरह मानती थी। इसीलिए उनमें कभी झगड़ा ही नहीं होता और सब प्यार से रहा करते थे। अब ऐसे ही वे चारों बैठकर मस्ती कर रहे थे, तभी उन लोगों ने खाने का ऑर्डर दिया। और खाना खाने के बाद जब वे लोग वहाँ से चलने लगे तो एक वेटर वहाँ पर उन्हें बिल देने के लिए आया। जैसे ही पैसे देने के लिए उनके छोटे बेटे ने अपना हाथ आगे किया तो वह वेटर बोला कि सर, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। तब राजेश ने कहा कि कोई बात नहीं, कीप द चेंज। यह बोलकर राजेश ने जैसे ही उस वेटर की ओर देखा तो राजेश की हवाइयाँ उड़ गईं और वह वेटर भी आश्चर्यचकित होता हुआ राजेश को देखने लगा। वे दोनों एक दूसरे को देखकर पुतले की तरह खड़े रहे कि तभी राजेश की पत्नी ने उसकी आंखों के आगे हवा में हाथ लहराते हुए कहा, कहाँ खो गए जनाब? मम्मी पापा हमारा वेट कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करो। तब यह देखकर राजेश चौंक गया कि उसका भाई आज वेटर के रूप में यहाँ खड़ा हुआ है। कि तभी उसके मम्मी पापा भी वहाँ आ गए। वे राजेश को कहने लगे कि बेटा थोड़ा जल्दी चलो, बहुत लेट हो रहा है। और तभी उन्होंने भी अपने बेटे कमलेश को वहाँ देख लिया। कमलेश उन लोगों को देखकर बहुत खुश हुआ और अपने मम्मी पापा के पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, उसका फल हमें मिल चुका है। हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। पापा प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए माँ। इतना कहकर वह हाथ जोड़ने लगा, लेकिन राजेश की पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। कि तभी विमलेश भी कमलेश को देखता हुआ वहीं आ गया और वह भी अपने भाई को यूं वर्दी में देखकर चौंक गया।
जब उसने देखा कि उसका भाई वर्दी में अपने मम्मी पापा को लिए घूम रहा है, तब वे लोग उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि देखा कमलेश, मैं न कहता था कि हमारा राजेश कुछ बड़ा करेगा। देखा आज कितना बड़ा हो गया है, पुलिस वाला बन गया है अब तो हमारा भाई। ऐसे ही विमलेश भी उसकी तारीफ़ें करने लगा, लेकिन उसके माँ बाप उन दोनों से कोई बात नहीं करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे राजेश का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहाँ से निकल पड़े। इधर पीछे पीछे उसके भाई चलते रहे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। जब उन दोनों ने वहाँ से उन चारों को गाड़ी में बैठकर जाते देखा तो उन दोनों की आंखें चौड़ गईं। वे सोचने लगे कि अचानक 5 साल में ही इन लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया कि गाड़ियों में घूम रहे हैं। भाई देखकर तो लगता है कि जब गाड़ी है तो अपना मकान भी होगा ना। तो दूसरा वाला भी खुश होता हुआ बोला, हाँ भाई अब तो मज़े ही मज़े हैं। घर चलकर कोई ना कोई प्लान बनाते हैं और फिर इन लोगों के पास चलेंगे, कहीं ना कहीं तो नज़र मिल ही जाएगी इनसे। लेकिन तभी कमलेश बोला कि अगर नहीं दिखे तो विमलेश ने कहा कि एक काम करते हैं, हम दोनों अभी के अभी इन दोनों के पीछे पीछे चलते हैं, एक बार इनका घर देख लें, उसके बाद फिर हम कभी भी इनके घर आ जा सकते हैं। वे दोनों अपना काम छोड़कर अपने भाई की गाड़ी के पीछे पीछे ऑटो लेकर चल दिए और उस सोसाइटी के बाहर आकर रुक गए जहां राजेश ने अपना घर ले रखा था। अब वे दोनों यह सोचने लगे कि हम दोनों अंदर कैसे जाएंगे और कौन सा राजेश का फ्लैट है कि तभी उनकी पत्नियों का फ़ोन आने लगा, जो कि उन्हें फ़ोन पर बातें सुना रही थीं। इतना समय हो गया है, अभी तक आने का टाइम नहीं है, और हाँ आते वक्त सब्जी बाहर से लेते आना, मैंने कुछ नहीं बनाया है। वह दोनों ही मुंह लटकाए अपने घर पहुंच गए और जाकर जैसे ही बैठे तो उनकी पत्नी कहने लगी कि आप सब्ज़ी लेकर नहीं आए हैं। तो वह बोला कि नहीं, दरअसल मेरे पास आज पैसे नहीं थे। इस पर ही उसकी पत्नी भड़क पड़ी और बोली, तो तुम्हारे पास पैसे रहते कब हैं? जब देखो तब रोते रहते हो। अरे जब बस का नहीं था तो क्यों की शादी? दिखा दी ना अपनी औकात। तुम जैसे लड़कों के बहकावे में आना ही बेकार है। तब तो बड़ा बढ़ चढ़ कर बोल रहा था कि तुझे पैसों में तौल दूंगा, यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, तेरे सारे शौक मौज पूरे करूंगा। लेकिन नहीं, अब तो तू मेरी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर सकता। जब बहू ने ऐसे गुस्से में इतना बोला तो कमलेश और विमलेश अपनी पत्नियों से झगड़ बैठे कि हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और तुम बात कर रही हो कि हमने तुम्हें कुछ दिया नहीं। हमने तो तुम दोनों पर कितना पैसा उड़ाया। जो हमारी शादी हुई थी तो उस वक्त हमारे अकाउंट में लाखों रुपए थे, लेकिन अब देखो हमारे खाते में 1000 रुपए भी नहीं होंगे, और यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से। पैसे उड़ाने का इतना शौक जो है, हर दूसरे दिन तो तुम मॉल में जा बैठी थी। अरे काश अपने भविष्य के बारे में भी सोच लिया होता तो 4 साल में ही हम लोग सड़क के भिखारी ना बने होते। वह तो भला हो भगवान का कि मेरी बुद्धि ने काम किया और यह घर मैंने खरीद लिया। अगर यह एक छोटा सा मकान भी ना खरीदा होता ना तो आज हम चारों किसी सड़क पर पड़े होते। लेकिन वहाँ भी तुम्हारी यही शिकायत रहती कि तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए नहीं लेकर जा रहे हैं। पहले भी कभी ऐसे शौक मौज किए हैं जैसे मेरे राज में करवाए हैं मैंने तुम्हें? जीवन भर याद रखोगी कि तुम्हें भी ऐसा पति मिला था। तब उसकी पत्नी भी उल्टा बोलने लगी और बातों ही बातों में उन दोनों में बहस हो गई, और उस बहस को झगड़ा बनते देर नहीं लगी और वह चारों आपस में झगड़ने लगे। फिर कुछ देर बाद बड़ा बेटा आया और खुद ही उन तीनों को समझाने लगा कि देखो, आपस में झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो हमने जो किया सो किया, लेकिन अब भगवान ने हमें एक और मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का। बस इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और तुम्हें इस बार अच्छी और संस्कारी बहुएं बनने का ड्रामा करना है। बस इतना ही सोचकर चलो, आगे की कहानी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। कल हम तुम दोनों को तुम्हारे सास ससुर से मिलवाने वाले हैं। यह सोचकर वे लोग सो गए। अगली सुबह कमलेश और विमलेश दोनों अपनी अपनी पत्नियों को लेकर
सुबह 6 बजे ही राजेश की बिल्डिंग में जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि यहाँ एक राजेश नाम का पुलिस ऑफिसर रहता है, हम उसी के परिवारजन हैं और आप चाहें तो उसे कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर मैं आपकी उससे बात करा देता हूँ। बताइए, मैं करा देता हूँ आपकी बात। यह कहते हुए उसने झूठ मूठ की कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन न मिलने का बहाना करते हुए बोले कि अरे यार, अभी तो उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है। तो गार्ड ने उन्हें मना कर दिया। फिर वे दोनों गार्ड के सामने ऐसे दिखावा करने लगे कि कोई बात नहीं, नहीं जाने देगा तो ना सही। अब अपने भाइयों को जब वह घंटों तक खड़ा देखेगा तो खुद ही इसकी बैंड बजा देगा। सिक्योरिटी गार्ड को जब यह सब सुनाई दिया तो उसने सोचा कि भेज ही देता हूँ, यह दोनों उनके भाई ही होंगे, तभी तो ऐसा कह रहे हैं और तभी तो उनके पास उनका नंबर भी है। यह सोचकर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें जाने दिया। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे डायरी पर सिग्नेचर करवाए तब उन्होंने अपने भाई के घर का प्रॉपर एड्रेस देख लिया और वे सुबह सुबह उसके घर जा धमके। जब उन्होंने डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा राजेश की पत्नी ने खोला, लेकिन वह तो उन दोनों को जानती ही नहीं थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो वह उन्हें देखकर चौंक गई और बोली कि जी बताइए, आप कौन हैं और आपको किससे बात करनी है। तब वे दोनों घर के अंदर घुसते चले आए। यह देखते ही राजेश की पत्नी घबरा गई और राजेश को आवाज़ देने लगी। साथ ही उसके सास ससुर भी बाहर निकल आए। वह दौड़कर अंदर आई और कहने लगी कि राजेश देखो, यह लोग ज़बरदस्ती घर के अंदर घुसे चले आए हैं। जब उन्होंने उसे देखा तो वह मुस्कुराते हुए राजेश से कहने लगे कि बहुरानी हमें पहचानती नहीं है ना, शायद इसीलिए घबरा गई है। तब राजेश के पिताजी ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की, और जब मेरी बहू ने तुमसे दरवाजे पर ही पूछा तो अपना परिचय दिए बिना तुम घर के अंदर कैसे घुस गए, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे डराने की। तब वे दोनों वहीं पर सोफे पर बैठते हुए बोले कि कोई बात नहीं पिताजी, अब आप परिचय करवा दीजिए, बहुरानी को बता दीजिए कि हम कौन हैं। तब मनसुख जी बोले कि तुम दोनों कुछ नहीं हो इसके, और इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, ना ही हमसे कोई मतलब है। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। उन दोनों को देखकर उनका बीपी बढ़ने लगा। तब राजेश ने उन्हें जैसे तैसे शांत कराया। राजेश बोला कि पापा आप शांत हो जाइए, भैया चले जाएंगे, मैं उन्हें कहता हूँ कि वे चले जाएं, आप प्लीज़ शांत होकर बैठ जाइए। तब वे उनके घर को पागलों की तरह घूरते हुए उसके भाई बोले, अरे वाह राजेश, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, घर तो तूने बिल्कुल महल जैसा लिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और बता कैसा है तू। तब राजेश ने कहा कि मैं ठीक हूँ भाई, पर अभी के लिए आप यहाँ से चले जाइए, आपको जो भी बात करनी है मुझसे बाद में बात कीजिएगा। अगर अभी आप यहाँ रहे तो पापा की तबीयत ख़राब हो सकती है, इसीलिए चले जाइए यहाँ से। तब भी वे दोनों बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोले कि कोई बात नहीं, पापा इतने हमसे नाराज़ हैं तो हम उनके पैर पड़कर माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन हम यहाँ से कहाँ जाएंगे भाई, हमारे पास तो न रहने को घर है न खाने को रोटी। हम तो तुम्हारे पास इसी उम्मीद से आए थे कि अब तुम्हारे ही पास रहेंगे, और फिर एकदम से मुंह बनाकर बैठ गए और राजेश के आगे ऐसा ड्रामा करने लगे जैसे वे बेचारे कितनी बुरी स्थिति में हैं, और वास्तव में वे बुरी स्थिति में तो थे ही। तो उनके पास क्योंकि ना तो अच्छी नौकरी थी ना पैसे थे, था तो केवल एक घर जिसमें वे दोनों अपना गुजारा कर रहे थे। राजेश को अब थोड़ा गुस्सा आने लगा, क्योंकि मनसुख जी की तबीयत उन लोगों को देखकर ख़राब हो रही थी। वह बस चिल्ला चिल्ला कर उनसे यही कह रहे थे कि चले जाओ यहाँ से, और दोबारा कभी मुड़कर भी यहाँ मत आना। तुम जैसे नालायकों की शक्ल देखना भी मैं पसंद नहीं करता। और क्या लिखा था तुमने उस लेटर में? तुमने ही लिखा था ना कि अब तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हो। तो मैं उसी दिन मैं मान चुका था कि तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हो, और मन में रही बची जो कसर थी वह भी उस दिन ख़त्म हो गई
जिस दिन मुझे यह पता चला कि तुम दोनों नालायकों ने ही धोखे से मेरा खेत भी बेच दिया है, अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं बची है। अगर कुछ है तो सिर्फ नफ़रत है। मुझे नफ़रत है तुम्हारी शक्ल से भी। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। निकल जाओ इस घर से और दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना मुझे। वे दोनों उनके पैरों में गिरने के लिए उनकी ओर बढ़े, पर मनसुख जी तेज कदमों से पीछे हटते हुए बोले कि मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। और उनसे बचने के चक्कर में पीछे हटने के कारण मनसुख जी अचानक से गिर पड़े और उन्हें भारी चोट लगी। इसके बाद राजेश गुस्से से बौखला गया और उसने उन दोनों को निकलने के लिए कहा। जब वे दोनों प्यार से नहीं माने तो राजेश गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला कि निकलते हो या धक्के मार कर बाहर करूं, खबरदार जो मेरे घर में कदम भी रखा तो। वे दोनों फिर भी जोक की तरह वहां चिपके रहे। राजेश ने सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन किया और उन दोनों को बाहर निकालने के लिए कहा और साथ ही पुलिस स्टेशन में भी पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया। इधर सिक्योरिटी गार्ड आए और उधर पुलिस वाले भी आ गए। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने निकाला वैसे ही पुलिस वालों ने आकर उन्हें अरेस्ट कर लिया। राजेश ने उन दोनों पर जबरन घर में घुसने और अपनी पत्नी को डराने और माता पिता को परेशान करने के जुर्म में अंदर करवा दिया। वे दोनों अपनी गलती पर पछताने लगे और दोनों भाई उनसे माफ़ी मांगने लगे कि हमें बाहर निकलवा दो। वह बिना उनकी बात सुने वहाँ से चला गया और 2-4 दिन बाद पुलिस वालों ने उन्हें जेल के अंदर रखा और उसके बाद छोड़ दिया, यह हिदायत देकर कि आज के बाद आपके घर के यह आसपास भी नहीं भटकेंगे। अभी तो सिर्फ 2-4 दिन के लिए अंदर डाला है, अगली बार 2-4 साल के लिए अंदर डाल देंगे। फिर सिर पकड़कर बैठे रहना, कोई छुड़ाने नहीं आएगा। वह दोनों पुलिस स्टेशन से तो आज़ाद हो गए। अब फिर से दोनों अपने घर पहुंच गए और अपनी अपनी पत्नियों के साथ वही जिल्लत भरी ज़िंदगी बिताने लगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत करना तो कभी सीखा ही नहीं था। नौकरी भी जैसे तैसे लग गई। काम न करने की वजह से वे नौकरियां भी छूट गई थीं और पढ़ाई भी उन्होंने अच्छी नहीं की थी। इसीलिए वे दोनों दर दर की ठोकर खाते हुए घूम रहे हैं और सचमुच आज वे दोनों अपने किए कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। कहते हैं ना कि माँ बाप का दिल दुखाने वाली औलाद कभी सुखी नहीं रह सकती। बस आज उन दोनों के साथ ऐसा ही हो रहा था। अपने माँ बाप के साथ इतना बुरा बर्ताव करने के बाद कोई कैसे सुखी रह सकता है। ऐसे ही वे दोनों अपनी सज़ा भुगत रहे थे और इधर उनका भाई राजेश अपने माँ बाप की दुआओं और उनके आशीर्वाद के सहारे एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहा था। वे चारों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और हंसी खुशी एक परिवार की तरह एक साथ रहते थे और ऐसे ही वे अपना जीवन बिताते रहे। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को दबाने के बाद चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।